चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते। अभी जैसे जैसे खरीफ की फसल की कटाई शुरू हो गई है और ये कटाई जैसे जैसे ख़त्म होती जाएगी, वैसे रबी फसल की तैयारी मध्य प्रदेश में शुरू होगी। और मध्य प्रदेश में जैसे जैसे रबी फसल की तैयारी होती है, हमेशा खाद को लेके किसानों के बीच में भारी उथल पुथल रहती है और जहाँ जहाँ से खाद मिलता है वहाँ बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है। कई बार सोसाइटियों में रात रात भर किसानों को बैठना पड़ता है, तब जाके उनको खाद मिलता है। इस साल किसानों के बीच में ये बात बहुत तेज़ी से फैली है कि देश में यूरिया की कमी है और यूरिया मिलेगा नहीं, इसलिए किसानों में अभी से यूरिया रखने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में रबी क्रॉप खरीफ की तुलना में कम होती है, पर बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इसका जो एकड़ है वो बढ़ता जा रहा है और इस वजह से खाद की सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो लगभग 155 लाख हेक्टेयर नेट सोन एरिया होता है और इसमें डबल क्रॉप एरिया को अगर मिला लें तो टोटल जो फसल का क्षेत्र है वो 240 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा बनता है। मध्य प्रदेश में अभी जो खाद की खपत है वो लगभग 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से होती है। तो आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी खाद की मात्रा मध्य प्रदेश में लगती है। ये जो खाद आता है मध्य प्रदेश में कृषि विभाग इसको कंट्रोल करता है। कृषि विभाग भारत सरकार को डिमांड बना के भेजता है और वहाँ से खाद का अलॉटमेंट होता है। इस अलॉटमेंट के आधार पर जो मध्य प्रदेश में सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से और प्राइवेट डीलर्स के माध्यम से ये खाद की बिक्री की जाती है। प्रदेश में अभी इन दोनों माध्यम से लगभग 15,000 से अधिक खाद बिक्री के केंद्र हैं जहां से किसानों को खाद मिलता है। जब खाद का रैक आता है तो उसमें से 50% खाद सोसाइटीज़ को मिलता है अलॉटमेंट में और 50% सामान्यतः प्राइवेट व्यापारियों को मिलता है। पर विगत दिनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाद की आपूर्ति को देखते हुए 80-20 का रेशियो लागू किया गया था, जिसके आधार पर 80% खाद सोसाइटियों को और 20% खाद प्राइवेट व्यापारियों को जा रहा था। इससे किसानों के बीच में भी भारी असंतोष पैदा हुआ और प्राइवेट व्यापारियों के बीच में भी भारी असंतोष पैदा हुआ। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने ये 60-40 का रेशियो किया कि 60% खाद सोसाइटी में जाएगा और 40% खाद प्राइवेट डीलर्स को मिलेगा। पर अभी भी बहुत सारे ज़िलों में इस आदेश को लागू नहीं किया गया है और वहाँ के जिलाध्यक्ष, उप संचालक कृषि और जो मार्केट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो मिलके ये तय कर रहे हैं कि कितना खाद रैक आने पे सोसाइटियों में जाएगा और कितना खाद प्राइवेट व्यापारियों को मिलेगा। हालांकि खाद की कोई कमी जैसी स्थिति नहीं है। पिछले सालों की तुलना के अनुसार ही मध्य प्रदेश में भी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और भारत सरकार भी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। अभी जो देश में है लगभग 320 लाख टन यूरिया की खपत होती है और
इसमें जब कमी होती है, जो स्थानीय फैक्ट्रियां बनाती हैं, लगभग अभी देश में 32 यूरिया निर्माण के लिए फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, सहकारिता के सेक्टर में हैं और भारत सरकार के अधीन हैं। इसके अलावा जब यूरिया की कमी होती है तो भारत सरकार दूसरे देशों से यूरिया का इंपोर्ट भी करती है। तो किसानों को ख़ासतौर से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें रबी फसल के लिए जितनी खाद की आवश्यकता होगी वो उसकी पूर्ति सरकारों द्वारा की जा रही है। जब किसान बहुत घबरा जाता है तो तेज़ी से वो बाज़ार की तरफ खरीदने के लिए जाता है। विगत सालों में सरकारों ने हमेशा ये कोशिश की है कि किसान एडवांस में खाद की लिफ्टिंग करे, लेकिन किसान कभी भी एडवांस में खाद की लिफ्टिंग नहीं करता था। पर इस साल जो भय का वातावरण बना है उसमें ये देखा गया है कि अगस्त सितंबर महीने में भी किसान रबी के लिए यूरिया और डीएपी का अग्रिम भंडारण अपने यहाँ कर रहे हैं। किसानों के अलावा जो छोटे छोटे खाद के व्यापारी हैं वो भी अग्रिम भंडारण नहीं करते थे, पर इस बार वैसी स्थिति नहीं है। जैसे जैसे ये भय का वातावरण बना है तो अग्रिम भंडारण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि जितना ज़्यादा अग्रिम भंडारण से खाद किसानों के पास होगा, छोटे व्यापारियों के पास होगा, उतनी ही आसानी से सीजन में ये खाद किसानों को मिल पाएगा और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। क्योंकि अभी सोसाइटियों के माध्यम से और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हमेशा अखबारों में, टीवी न्यूज़ में, डिबेट में और ये शिकायतें लगातार आ रही हैं कि किसानों को ब्लैक में यूरिया मिल रहा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि सभी लोग एक साथ यूरिया खरीदना चाह रहे हैं। किसानों को ये समझना चाहिए कि उनमें ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है एडवांस लिफ्टिंग की, ये एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। यदि छोटे व्यापारी और किसान एडवांस लिफ्टिंग की स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो न केवल उन्हें सस्ता मटेरियल मिलता है, साथ ही साथ उनको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी मिल जाता है। क्योंकि यूरिया के अलावा जो दूसरे खाद होते हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा अभी 11 तरह के स्ट्रेट फास्फोरिक फर्टिलाइज़र को मंजूरी दी गई है। 2 सिंगल सुपर फास्फेट के फार्मूले को मंजूरी दी गई है। 19 एनपीके कॉम्प्लेक्स के फार्मूले को मंजूरी दी गई है। 6 वाटर सॉल्युबल के प्रोडक्ट हैं और 22 माइक्रो न्यूट्रिएंट के प्रोडक्टों को नोटिफाइड किया गया है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइज़र, प्रोम, इन सब को भी फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में उत्पादित कर बेचने के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो बहुत सारे चॉइस किसान के पास है और अभी भारत सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि फर्टिलाइज़र की बिक्री सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ रखी जाए और जो पीओएस मशीन है, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, जिसमें अभी किसान अपना आधार कार्ड डालता है और अंगूठा लगाता है, उसमें ही अब सॉफ्टवेयर में एक व्यवस्था की जा रही है कि जहां किसान का सॉइल टेस्ट कार्ड रहेगा और उस सॉइल टेस्ट कार्ड के आधार पर कितना खाद उनको मिलना चाहिए, कितना खाद उनको उपयोग करना है, ये सलाह भी उसके साथ मिलेगी और उतनी ही मात्रा में उनको खाद दिया जाएगा। क्योंकि विगत दिनों ये देखने में आया कि सोसाइटियों ने और प्राइवेट डीलरों ने
एक एक किसान के नाम से ही बड़ी मात्रा में यूरिया अलॉट कर दिया। शायद उतनी ज़मीन उनके पास नहीं है, क्योंकि जो POS मशीन है उसका जो डैशबोर्ड है उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खाद खरीदने वाले कौन से किसान हैं, सबसे ज़्यादा खाद बेचने वाले कौन से व्यापारी हैं या कौन सी सोसाइटियां हैं। तो आसानी से ये डेटा को ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि जो IF है इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, इससे बहुत आसानी से फर्टिलाइज़र कितना फैक्ट्री में बन रहा है, कितना फर्टिलाइज़र किस पोर्ट के ऊपर इंपोर्ट हुआ है और कितना फर्टिलाइज़र किस दुकान के पास रखा हुआ है, इस सब की रियल टाइम में जानकारी अब रहती है। तो सरकार को और जो विभाग हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों को और अधिकारियों को जो इसका प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनको रियल टाइम में ये डेटा पता होता है और इसी वजह से बहुत इफ़िशिएंटली अब जो डायरेक्ट सब्सिडी है खाद की वो कंपनियों को प्राप्त हो रही है। क्योंकि पहले कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के बाद या इंपोर्ट करने के बाद सब्सिडी मिलती थी, अब वो सब्सिडी वितरण के बाद मिलती है। तो कंपनियों के कर्मचारियों का भी ये दबाव रहता है कि जैसे खाद आया है उसको बांटा जाए, उसको ज़्यादातर स्टोर करके ना रखा जाए, क्योंकि जितने दिनों तक वो स्टोर करके रखा रहेगा उतने दिन तक कंपनी को सब्सिडी नहीं मिलेगी और वो उनको एक आर्थिक नुकसान होता है। तो किसानों को ये समझना चाहिए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और इस सिस्टम में बिना ब्लैकमेल के, बिना कालाबाजारी के वो अपनी आवश्यकता का खाद कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगर वो पहले से तैयारी कर लेते हैं और कितना खाद उनको खरीफ सीजन में लगेगा, कितना खाद रबी सीजन में लगेगा और कौन सा खाद लगेगा, यूरिया, DAP, SSP, NPK या वाटर सॉल्युबल जो भी वो उपयोग करते हैं, तो उसकी व्यवस्था अगर वो अपने दुकानदार से या सोसाइटी से पहले से बता के रखेंगे तो उनकी प्लानिंग में वो चीज़ रहेगी और उतनी मात्रा में वो स्टॉक करके आपको अग्रिम भंडारण में ये चीज़ें दे सकते हैं। किसान, व्यापारी और जो निर्माता कंपनियां हैं, उन सब का फ़ायदा अब तभी है जब वो रियल टाइम में खाद किसान तक पहुंच जाए और POS मशीन में उसको दर्ज कर लिया जाए। तो बाज़ार में दो चीज़ें काम करती हैं, एक है लालच और दूसरा है भय। तो हर किसान में ये लालच आ गया है कि उसको अपनी आवश्यकता का खाद पहले से रख लेना है और उनके मन में ये भी भय आ गया है कि अगर वो अभी उसका भंडारण नहीं करेंगे तो शायद सीजन पे उनको खाद ना मिले। तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक सकारात्मक पहल है जो लालच और भय के कारण किसानों के मन में पैदा हुई है। अगर इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर दिया जाए तो किसी भी तरह की असुविधा न किसान को होगी, न प्राइवेट व्यापारियों को होगी और न सरकारी तंत्र को किसी तरह की असुविधा होगी। तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उसी तेज़ी से अब हमारे किसान साथी भी बदलाव में भागीदार हो रहे हैं। तो अगर किसान को सस्ता आदान चाहिए तो ये आवश्यक है कि वो अपना मिट्टी परीक्षण कराएं और मिट्टी परीक्षण करा के उस रिपोर्ट को रखना नहीं है। वो उसी तरह की रिपोर्ट है जैसे जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारा ब्लड टेस्ट करता है या दूसरी जांचें करता है और फिर उन जांचों के बाद वो आपको दवाई लिखता है। इसी तरह कृषि में खाद या पेस्टिसाइड का उपयोग करना है। आप जानते हैं कि जो बीज आप बो रहे हैं उस बीज को क्या आवश्यक है, कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, कितनी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए
कौन सी बीमारियां उस बीज में नहीं आती हैं, कौन सी बीमारियां उस बीज में आती हैं, ये सबको पता होता है, दुकानदार को भी पता होता है। तो जब आप कोई बीज खरीदें तो ये जानकारी उनसे ले लें, जहाँ से भी आप बीज लेते हैं। फिर आपका सॉइल कार्ड है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी मिट्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से न्यूट्रिएंट वहाँ हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट वहाँ हैं, और कौन सी चीज़ों की कमी है आपकी मिट्टी में। तो जो कमी है उसके सप्लीमेंट के तौर पर हमें खाद का उपयोग करना होता है, ताकि उस कमी की पूर्ति पौधे की उत्पादकता पर या पौधे की बढ़ाव के ऊपर असर न डाले। तो अगर हम इस तरह से संतुलित खाद का उपयोग करते हैं तो हम देखेंगे कि इससे न केवल हमारी लागत कम होती है, बल्कि हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है, जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश धीरे धीरे देश में प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राज्य बन गया है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा गेहूं की खरीदी की, और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पूरे देश का लगभग 15-16% से अधिक खाद्यान्न पैदा करके देश में खाद्यान्न पूर्ति में भागीदारी निभा रहा है। और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड भी लगातार मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो खेती की वृद्धि दर है वो भी देश में सर्वाधिक है, और पिछले कई सालों से ये दर 20% के ऊपर ही चल रही है, जबकि देश में कृषि की वृद्धि दर इतनी नहीं है। तो मध्य प्रदेश के किसानों को ये एक अवसर है कि वो अपनी वृद्धि दर के साथ साथ अगर तकनीकी को अपनाएं और एडवांस प्लानिंग करके काम करें तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दयनीयता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सम्मान के साथ कृषि आदान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बोने के समय पर बाज़ार में जाते हैं तो ऐसी कोई भी सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती। देखिए, मध्य प्रदेश में मोटा मोटी आप अगर देखें तो 1,20,00,000 से ऊपर किसान परिवार हैं। ये 1,20,00,000 किसान परिवार अगर एक साथ ही खाद बीज दवाई खरीदना चाहेंगे तो ये कभी संभव नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मध्य प्रदेश के पक्ष में है, हमारे यहाँ लगभग 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, और ये जो 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसमें अलग अलग समय पे बोनियाँ होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि सबसे जो पहले बोनी होती है वो निमाड़ क्षेत्र में होती है, मतलब बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन वाला जो इलाका है वहाँ से बोनी शुरू होती है। फिर मालवा में शुरू होती है, और फिर वो भोपाल, होशंगाबाद के एरिया में होती है, और सबसे अंत में वो रीवा, सतना, सीधी तक जाती है। तो एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में कृषि आदान नहीं लगता है। तो कृषि विभाग और कंपनियां भी ये कोशिश करती हैं कि कृषि आदानों की पूर्ति इसी क्रम में की जाए। इसी तरह हमारे यहाँ मोटा मोटा 7 तरह की मिट्टी के प्रकार हैं, 7 तरह की मिट्टियाँ हैं। अब सभी मिट्टियों में एक जैसी खाद की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो किसानों को जो किसानों को जो सॉइल कार्ड मिल रहे हैं, मिट्टी परीक्षण के बाद जो कार्ड मिला है उसको वो देखें, समझें और उसका उपयोग करें। तो इससे वो अपनी लागत कम कर सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ कि वो अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, मिट्टी एक जीवित चीज़ है, मिट्टी कोई मरी हुई चीज़ नहीं है। उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु मिलके ही मिट्टी को उत्पादक बनाते हैं। तो अगर हम उसमें कोई ऐसा चीज़ डालते हैं जिसमें उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है, तो अगर आप पिछले दिनों के ग्राफ देखें तो जो कृषि आदान है, खासतौर से खाद
और पेस्टिसाइड का जो उपयोग है वो ऐसे बढ़ता जा रहा है और जो उत्पादकता है वो ऐसे घटते जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मिट्टी परीक्षण के बाद उसके आधार पर खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को देखा देखी या पहले क्या करते रहे हैं उसी आधार पर उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये गलत परंपरा है। मुझे लगता है कि भारत सरकार जो पहल कर रही है कि मिट्टी परीक्षण के बाद किस स्तर, किस लेवल तक उसमें न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है और उतना ही खाद उनको किसानों को दिया जाए, तो इससे संतुलित उपयोग बढ़ेगा और केवल एक ही खाद का उपयोग ना होके मिट्टी के स्वास्थ्य को भी ठीक करने में आसानी होगी। मैं चाहता हूं कि किसान इसमें सहयोग करें और अपने साथ साथ देश की प्रगति में भी वो भागीदार बने। धन्यवाद।